हेलो फ्रेंड्स, गौरव हियर। और क्या आपको पता है, इजराइल को एक देश बनने में 2000 साल लग गए, लेकिन आज उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ दुनिया में 20th रैंक पर आती है इतने कम समय में। पर आखिर कैसे? क्योंकि एक समय था जब इजराइल की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जो कि ज्यूज है, को नरक से भी बदतर टॉर्चर किया जा रहा था। हिटलर और उनकी आर्मी उन्हें चुन चुनकर जहरीले गैस चेंबर में झोंक कर मार रही थी। लेकिन अगर इतना पुराना इतिहास, तो फिर ऐसे इतने दर्दनाक इतिहास के बाद भी ये ज्यूज आज इतने एडवांस कैसे हो गए हैं? क्या अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट चार मरे की वो स्टडी, जिसमें उन्होंने इजराइल के लोगों की आईक्यू को दूसरे कम्युनिटी से 7 से 15% ज्यादा बताया था, क्या वो रीजन है इसके पीछे? और अगर है भी, तो उनका आईक्यू आखिर इतना बड़ा कैसे? इतना मत सोचो, सोचने से जवाब नहीं मिलेगा। जवाब मिलेगा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने से। सो लेट अस नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड डाइव डीप इनटू आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इजराइल। आज इजराइल दुनिया के सबसे एडवांस देशों में से एक है, जहां 73.9% ज्यूज रहते हैं। लेकिन इनका और खुद इजराइल का आज दुनिया के नक्शे पर बने रहना एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हजरत इब्राहिम, जिन्हें क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और ज्यूज भगवान का एक दूत मानते हैं, उनके परपोते जुडाया ने ज्यूज की सबसे पुरानी ट्राइब को फाउंड किया था। लेकिन आने वाले समय में इनके साथ जो होने वाला था, उसकी खबर किसी को नहीं पता थी। और इसीलिए तो आज इजराइल जिस जेरूसलम को अपना कैपिटल क्लेम करता है, यहाँ कई राजा महाराजाओं के राज के बाद 931 BC में किंग सोलोमन के गुजरने के बाद एक सिविल वॉर हुआ था, जिससे उनका किंगडम दो हिस्सों में बट गया, जिसके नॉर्दर्न किंगडम को इजराइल और सदर्न किंगडम को जुड़ा नाम दे दिया गया। लेकिन लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ समय बाद ही वहाँ एक ऐसी वॉर हुई जिसमें इजराइल पूरी तरह तबाह हो गया। पर जुड़ा का राज ज्यादा नहीं चला, क्योंकि 587 BC में बेबीलोन एम्पायर ने उस पर कब्जा करके फर्स्ट होली टेंपल, जिसे किंग सोलोमन ने बनवाया था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद ऐसे कई एम्पायर्स आते गए। लेकिन असल मुसीबत तब शुरू हुई जब रोमन एम्पायर जेरूसलम पहुंचे। ओल्ड इजराइल अंडर रोमन एम्पायर। 63 BCE में रोमन जनरल पॉम्पे ने जेरूसलम पहुंचते ही उस पर कब्जा कर लिया। उसने लोकल किंग्स के जरिए ज्यूज पे राज करना चालू किया। लेकिन तब तक उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर रोक टोक ना लगाने की वजह से लोगों को उससे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर कुछ ही समय बाद पॉम्पे ने ज्यूज से टैक्सेस लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ज्यूज उसके खिलाफ हो गए। इसी के चलते फर्स्ट ज्यूइश रिवोल्ट हुआ, और इस रिवोल्ट का बदला रोमन्स ने अप्रैल 70 CE में लिया, जब ज्यूज का स्प्रिंग फेस्टिवल पास ओवर चल रहा था, जहां पहले तो रोमन्स ने बड़ी चालाकी से जेरूसलम में खाने और पानी के सप्लाई को रोका और लोगों को भूख से बिलख बिलख कर तड़पाया, और फिर उन लोगों को मार पीट कर उन्हें स्लेव्स बनाकर बेच दिया। इतना ही नहीं, रोमन्स ने वहां के सेकेंड टेंपल पर हमला करके उसे भी बर्बाद कर दिया। और इस टेंपल की एक ही दीवार बची थी, जिसे आज दुनिया वेस्टर्न वॉल के नाम से जानता है। पर जहां पर एक तरफ रोमन्स ने अपनी इस जीत को ट्रायम्फल आर्क बना के जश्न मनाया, वहीं दूसरी तरफ रोमन्स के अत्याचार के खौफ से ज्यूज अपने ही देश को और जेरूसलम को छोड़कर अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के देशों में जा बसे। पर यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि उस दौर में ना आज की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही आज की तरह ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स थे। वहीं आज अगर सिर्फ कार्स की हम बात करें, तो आज वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां भाग रही है। लेकिन जितना बड़ा इन कार का नंबर है, उतना ही बड़ा उनका मेंटेनेंस भी है। और अगर आप भी महंगाई की मार के कारण अपनी कार को गैराज में बंद रख रहे हो, टॉकिंग अबाउट ज्यूज, वो अपने देश को छोड़कर यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के देशों में बढ़ चुके थे। लेकिन इन बेचारों को ये कहां पता था कि वहां उनका इंतजार वो जल्लाद कर रहा है, जिसके आगे रोमन्स का टॉर्चर भी चाय कम पानी है। क्योंकि एज वी ऑल नो, वहां पर उनका इंतजार हिटलर और उसकी नाजी पार्टी कर रही थी। अब क्योंकि आपको मालूम है कि ज्यूज अपने लैंड को छोड़कर दूसरे देशों में कैसे भटके, क्योंकि रोमन एम्पायर ने उन्हें वहां से खदेड़ भगाया, और फिर वो दूसरे देशों में रहने लगे काफी समय के लिए। और फिर आया दौर हिटलर का, ज्यूज अंडर हिटलर्स रेन। अब ज्यूज जब यूरोप की कंट्री जर्मनी पहुंचे, अब ज्यूज के अपने कंट्री को छोड़ने के लगभग 1900 से 2000 साल बाद, जब वो जर्मनी में अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे थे और बहुत सारे ब्रिलियंट ज्यूज ब्रिलियंट साइंटिस्ट बन रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आइंस्टाइन भी तो एक ज्यू था। पर तभी उनके खिलाफ एंटी सेमिटिज्म यानी कि भेदभाव होना शुरू हो गया, जिसने सीधा दूसरी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ज्यूज के खिलाफ कर दिया। पर इस सब के दौरान वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, और बस लोगों ने ज्यूज को सिर्फ इसीलिए जिम्मेदार ठहरा दिया क्योंकि वो कैपिटलिज्म में बिलीव करते थे और डिक्टेटरशिप में नहीं।
और यहीं से शुरू हुआ उन पर कभी ना खत्म होने वाला अत्याचार, जिसे 1933 में पावर में आते ही हिटलर ने 10 गुना बढ़ा दिया। और 1946 वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद हिटलर पर ज्यूज को खत्म कर देने का पागलपन सवार हो गया। और 1918 के वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद हिटलर पावर में आने लगा, जहां पर उसने ज्यूज को वर्ल्ड वॉर 1 हारने का जिम्मेदार ठहराया, ये जता के कि ज्यूज इंफीरियर है, यानी कि लो क्लास के है एज कंपेयर टू आर्यंस, जो वो कहता था जर्मन्स नेचुरली थे। और इससे ना सिर्फ ज्यूज का रिलीजियस परसिक्यूशन चालू हो गया, पर उनके खिलाफ वायलेंस, टॉर्चर्स और मर्डर के केसेस भी आम होने लगे, जिसके शिकार हुए बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट औरतें, जो खुद को बचाने के भी काबिल नहीं थे। और धीरे धीरे लोगों के लाशों के ढेर लगते गए। लेकिन वहां के लोगों की दरिंदगी यहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने मर्दों के साथ औरतों को मारा, उनका शारीरिक शोषण किया, जिसके चलते उन्हें प्रेगनेंसी और एबॉर्शन का सामना करना पड़ा। और वो आदमी लोग जो खुद के सर्वाइवल के लिए लड़ सकते थे, उन्हें हिटलर ने ट्रेन से ले जाकर गैस चेंबर्स में झोंक दिया। हिटलर ने जगह जगह पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप शुरू किए, जहां पर वो ज्यूज पर जानवरों की तरह ह्यूमन लैब एक्सपेरिमेंट्स करता और अपनी दुनिया भर की क्रूर और ट्विस्टेड फैंटेसीज को सेटिस्फाई करता। और इस दौर के चलते 1000 या 2000 नहीं, बल्कि पूरे 60 लाख ज्यूज को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया गया। पर जहां पर जर्मनी में यह सब हो रहा था, वहीं पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिशर्स जुड़ा और इजराइल, जिसका नाम अब पैलेस्टीन था, वहां पहुंच चुके थे। वो एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गई थी। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द लैंड ऑफ इजराइल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, बट उससे पहले की हिस्ट्री क्या थी? कौन से एम्पायर ने ब्रिटिशर्स से पहले वहां पर रूल किया था? And the answer is Ottoman Empire. Ottoman Empire ने जेरूसलम के साथ साथ मिडिल ईस्ट के कई जगह पर 1516 से 1917 यानी कि करीबन वर्ल्ड वॉर 1 तक राज किया था। और उस समय ज्यूज जर्मनी के अलावा पोलैंड, रशिया, फ्रांस जैसे कई देशों में जा बसे थे। लेकिन ऑटोमन एम्पायर अपने पावर को खोना नहीं देना चाहता था, और इसीलिए वो दूसरे देशों में बसे ज्यूज को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा, जिसका पता चलने पर ज्यूज को बचाने के लिए 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एक आशा की किरण लेकर पैलेस्टाइन आए। उनका कहना था कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर से जीत गए तो पैलेस्टाइन में ज्यूज को उनका एक स्वतंत्र देश दिलवाएंगे। और इस बात से ज्यूज के दिलों में अपना स्वतंत्र देश पाने की उम्मीद जग गई। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यह वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में ज्यूज की टूटती उम्मीद और हिटलर के अत्याचारों को देखते हुए वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद यूएन और दूसरे देशों की सहानुभूति ज्यूज के लिए बढ़ने लगी। इतनी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज्यूज को आजादी मिली। यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टीन के 2 हिस्से किए, पहला हिस्सा ज्यूज को दिया गया और दूसरा अरब्स को। लेकिन जेरूसलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया। पर यूएन के हिस्से करने के बाद एक सवाल ये खड़ा होता है कि ज्यूज के हिस्से की जमीन का नाम इजराइल ही क्यों और कैसे पड़ा? वेल, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले नॉर्दर्न किंगडम का नाम इजराइल और सदर्न किंगडम का नाम जुडाह रखा गया था, और इसीलिए सबको पहले ये लग रहा था कि एक बार फिर से ज्यूज के इस देश का नाम जुडाह रखा जाएगा। पर मई 14, 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इस आजाद देश को स्टेट ऑफ इजराइल करके पुकारा, और ये नाम इजराइल को जुडाह, जिन्होंने ज्यूज की शुरुआत की थी, उनके पिता जेकब के दूसरे नाम इजराइल से मिला था। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि उन्हें खुद का एक देश मिल गया और सब ठीक हो गया, तो आपका ये मानना गलत होगा, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। क्योंकि 1947 में यूएन की मदद से इजराइल एक देश तो बन गया था, लेकिन उसे पैलेस्टीन के अरब्स, जो ज्यूज की तरह अपनी जान बचाकर भागने के बजाय वहीं रह रहे थे, वो वहां पर काफी खफा थे। उनका कहना था कि ज्यूज को अगर एक स्वतंत्र देश बनाना है तो यूरोप के देशों में बनाओ ना, क्योंकि हमने कभी भी उन पे कोई जुल्म नहीं किया, तो हम अपनी जमीन क्यों उन्हें दें। अगर आप मैप में देखो तो इजराइल अरब देशों से घिरा हुआ है, यानी कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज है, राइट? और इजराइल अकेला ही बीच में एक ज्यूइश कंट्री है, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके बीचों बीच एक ज्यूइश कम्युनिटी रहे, जिसके चलते पैलेस्टीन और दूसरे अरब देशों ने इजराइल से अरब इजराइल वॉर, वॉर ऑफ एट्रिशन, पैलेस्टीनियन फयादीन इंसर्जेंसी जैसी कई लड़ाइयां की। पर इजराइल ने उन सभी का डटकर मुकाबला किया। और इन सब के बीच एक वॉर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो था द 6 डे वॉर। 5 जून 1967 में इजराइल ने ऑपरेशन फोकस यानी इजिप्ट पर एरियल अटैक करके उसके 90% एयरफोर्स को तबाह कर दिया। और कुछ ऐसा ही अटैक सीरिया पर भी हुआ, जिससे 3 दिनों में इजरायलीज ने गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला से लेकर ईस्ट बैंक ऑफ सुएज कैनाल तक सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। यही नहीं, जब जॉर्डन इस वॉर में शामिल हुआ तो इजराइल फोर्सेस ने काउंटर अटैक करके उन्हें भी हरा दिया। इस तबाही को रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बीच बचाव करते हुए 7 जून को इन कंट्रीज को सीज फायर करने का मौका दिया।
जिसे इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट ने तो उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सीरिया ने अभी भी इजराइल को खत्म करने की जिद नहीं छोड़ी थी। और इसी के चलते 9 जून को इजराइल ने सीरिया पर फिर से एक बार हमला किया और उसी के साथ एक पूरे दिन चली जंग के बाद गोलान हाइट्स को कैप्चर कर लिया, जिसके बाद सीरिया ने अपने कदम पीछे ले लिए और 10 जून को सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तब तक इजिप्ट में 11,000, जॉर्डन में 6,000 और सीरिया में 1,000 कैजुअलिटीज हो चुकी थी। साथ ही वेपनरी और इक्विपमेंट के लॉसेस अलग थे। और वहीं इजराइल की कैजुअलिटीज का काउंट सिर्फ 700 था। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इजराइल इतना छोटा सा देश इतने सारे अरब कंट्रीज के बीच में उन्हीं देशों के इजराइल को मिटाने की जिद को पलटवार करके उनके ही टेरिटरीज कैप्चर कर रहा था। मतलब ये था इजराइल का टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस। काइंड ऑफ लाइक वो सारे अरब देशों को ये कह रहा था कि हम बीचों बीच ही अपनी जमीन लेकर खड़े रहेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो, अगर हमसे पंगा लिया तो हम आपकी जमीन भी कब्जा कर लेंगे। What a strong reply to thousands of years of religious persecution. क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया को भी ऐसा बनना चाहिए? अब इजराइल के जीते हुए वॉर की तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन इसके अलावा भी एक बात है जिसकी चर्चा होती रहती है। मैं बात कर रहा हूँ इजरायलीज की इंटेलिजेंस की। ज्यूज को दुनिया भर के लोग काफी स्मार्ट समझते हैं। सोशल थियरिस्ट चार्ल्स मुरे की एक स्टडी में यह कहा गया है कि ज्यूज का एवरेज आईक्यू रेट दूसरे कम्युनिटी से 7 to 15% ज्यादा होता है। तो क्या इसी आईक्यू के चलते उन्होंने अब तक जितने भी नोबेल प्राइजेस बटे हैं ना, उसके 20% नोबेल प्राइजेस जीते हैं और उनकी पॉपुलेशन 1% से भी कम है पूरे दुनिया की पॉपुलेशन से। क्या सच में वो इतने स्मार्ट है? Well, The Chosen Few: How Education Shaped Jewish History. इस बुक के ऑथर्स का कहना है कि कहीं ना कहीं उनके इंटेलिजेंस, एजुकेशन और लिटरेसी के पीछे उनका इतिहास जिम्मेदार है। यानी कि पहले ज्यूज सिर्फ तोराह और रिचुअल बिलीफ्स को महत्व देते थे, लेकिन सेकेंड टेंपल के तबाह होने के बाद ज्यूइश लोग नॉलेज और स्किल्स को गेन करने पर ज्यादा फोकस करने लगे। उन्हें यह समझ आ गया था कि अगर हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनानी है तो एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उस समय एजुकेशन ज्यूज के लिए एक टास्क जैसा था, क्योंकि उनका आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट यानी कि अनपढ़ था। पर यह चेंज ज्यूज के लिए उस समय का रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट था, जो आज हमें इजराइल में देखने को मिलता है। अमेरिकन कॉलमनिस्ट ब्रेट स्टीफेंस का कहना है कि ज्यूज के अचीवमेंट्स का रीजन उनके हिस्ट्री और कल्चर में ही है। अगर हम आज देखने जाए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, रोजलिंड फ्रैंकलिन, बेंजामिन डिसरेली, फ्रांज काफ्का, ये सभी ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन सभी ने अपने इंटेलिजेंस से दुनिया में कंट्रीब्यूशन दिया है। और आइंस्टाइन का ये मानना था कि एक इंसान की लाइफ की वैल्यू तभी होती है जब उसकी लाइफ दूसरों की लाइफ को सुधारे और सुंदर और नोबलर बनाए। साथ ही में मिस्टर स्टीफेंस के कॉलम में उन्होंने ये भी कहा था कि नॉलेज वो चीज है जो एंड तक रहती है, और शायद इसका ही नतीजा है कि आज उनके पास कई ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आयरन डोम, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे इजराइल पर अगर कोई रॉकेट गिराना चाहे तो वो उसे अपनी एक्यूरेसी, स्पीड और कैपेसिटी से डिटेक्ट करके पहले ही तबाह कर देंगे। या फिर ट्रॉफी सिस्टम, ये कुछ आयरन डोम की तरह ही है, लेकिन बस ट्रॉफी सिस्टम रॉकेट की जगह मिसाइल टैंक्स को डिटेक्ट करके तबाह करता है। या फिर द F-161 सूफा, ये एयरक्राफ्ट अपनी तूफान सी तेजी, रेडार और यूनिक हेलमेट सिस्टम से पायलट को दुश्मनों पे इजीली वेपन लॉन्च करके उन्हें खत्म करने में मदद करता है। और ऐसे ही कई और एडवांस इनोवेशंस इजराइल के पास है, जिनमें मरकावा आईवी, जीफा शिरियन, द नेमर, स्पाइकी और द आईबॉल सिस्टम शामिल है, जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते हैं। और आज इजराइल अपने इन एडवांस इनोवेशंस को दुनिया के साथ शेयर करने की पहल भी कर चुका है, जिसके चलते हम भारतीयों के इजरायलीज के साथ बहुत ही अच्छे संबंध होने की वजह से इंडिया में भी आपको ऐसे ही कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को देखने का मौका मिलेगा बहुत ही जल्द। पर आपको क्या लगता है, अगर इजराइल इंडिया के बाद आजाद होने के बावजूद दुनिया के सबसे एडवांस देशों में से एक बन के दिखाया, तो क्या इंडिया भी किसी से कम है क्या हम भारतीय भी एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस करके हमारे देश को आगे नहीं खींच सकते? आपकी इस पर क्या राय है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ठोकना, और अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर करना। गेट्स इट बाय फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। गेट्स इट बाय साइनिंग ऑफ, स्टे क्यूरियस, जय हिंद।